हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दिस इज राहुल जैन एंड स्वागत है आपका राहुल सर्विस क्रिएटर की आज की नई वीडियो के अंदर। आज का टॉपिक है जो वो कॉमन गलतियां जो कि बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है सम कॉमन मिस्टेक्स दैट द बिगिनर्स मेक इन द स्टॉक मार्केट। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो कि बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में एंट्री टाइम करते हैं, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी की भी तरह की जानकारी के किसी भी शेयर्स में पैसे लगा देना ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट रिकमेंडेशंस और द प्राइस इंडिकेशंस। जी हाँ दोस्तों, जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना मैं देखता हूँ, जब भी कोई बंदा नया स्टॉक मार्केट में एंट्री लेता है तो उसको नॉलेज तो होती नहीं, सीधी सी बात है, नॉलेज होगी भी कैसे, वो तो नया स्टॉक मार्केट में। लेकिन जो वो गलती करता है कि किसी भी और दूसरे की रिकमेंडेशंस पे या फिर प्राइस इंडिकेशन के बेसिस पे स्टॉक खरीदना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जिसमें आगे जाके आपको अच्छा लॉस, हैवी लॉस इनकर करना पड़ता है। इसमें दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि जो आप पैसा अपना स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं वो आपका हार्ड अर्नड पैसा है, और अगर आप बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी नॉलेज के किसी भी कंपनी के शेयर पे पैसा लगा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट रिकमेंडेशन, किसी ने रिकमेंड कर दिया या उसका प्राइस 2-3 महीने से अप हो रहा है काफी, उसके बेस पर आप पैसा लगा रहे हैं, तो आप अपने पैसों को खुद ही आग लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पैसों को खुद ही आग लगा रहे हैं। बिना एनालिसिस के, बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में घुसना बर्बाद होने के समान ही है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, शॉर्ट टर्म में काफी सारे जो मार्केट मूवर्स होते हैं जो कि बाइंग और सेलिंग के आधार पे किसी भी कंपनी का प्राइस अप या डाउन कर सकते हैं। तो अगर आप प्राइस की इंडिकेशंस पे स्टॉक मार्केट में एंट्री लेते हैं तो ये बहुत ही एक गलत चीज है। मेरी पर्सनल एडवाइस आपको क्या रहेगी, अगर आप बिगनर है, आपने स्टॉक मार्केट में पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो या तो आप सबसे पहले तो ब्लू चिप्स कंपनी लीजिए। ब्लू चिप्स कंपनी वो कंपनी है जो कि अपनी फील्ड की एक्सपर्ट कंपनी है, अपनी फील्ड की टॉप की कंपनी है, रिनाउंड कंपनीज है, काफी लंबा व्यापार, जिनका काफी लंबे टाइम से व्यापार चल रहा है। आप उनकी कंपनी के स्टॉक्स खरीदिए। देखिए, उन कंपनी के स्टॉक खरीदने आपको सबसे बड़ा फायदा ये है, उनके बिजनेस पे आपको सबसे बड़ी बात तो कोई डाउट नहीं है। एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल ब्लू चिप्स कंपनी जैसे रिलायंस, टाटास और एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, और अगर मैं कहूँ तो डाबर, एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कंपनीज ब्लू चिप्स कंपनी है जिनके ना तो बिजनेस परफॉर्मेंस पे किसी भी तरह का डाउट है और ना ही इनकी जो फाइनेंशियल एडुकेसी है उस पर किसी तरह का डाउट है। ये कंपनियां अगले, मैं कह सकता हूँ, 40 से 50 साल के अंदर कभी भी बंद नहीं होने वाली, और इनकी कभी भी बिजनेस परफॉर्मेंस खत्म नहीं होने वाली, कम भी नहीं होने वाली है। रिलायंस का जो अभी का शेयर प्राइस चल रहा है वो आगे जाकर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि रिलायंस मोटा भाई की कंपनी ग्रोथ करेगी ही करेगी। उनके बिजनेस इतने डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग क्षेत्र में फैले हुए हैं कि उनको अगर एक बिजनेस लाइन उनकी अपॉर्चुनिटी कम कर देगी तो दूसरी बिजनेस लाइन में उनके लिए दुनिया जहान की अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले तो या तो आप ब्लू चिप्स कंपनी में इन्वेस्ट करिए या फिर आप हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। देखिए, हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग का आपको फायदा क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी शेयर प्राइस थोड़ी बहुत डाउन भी चली जाती है, शॉर्ट टर्म के अंदर बात कर रहा हूँ, जिसका सबसे ज्यादा डर रहता है, शॉर्ट टर्म के अंदर डाउन चली जाती है, तो क्या होगा, क्योंकि वो हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग है, वो डिविडेंड हर साल देंगी ही देंगी। और अगर आपको मान लो प्राइस से थोड़ा बहुत लॉस भी हो, शेयर प्राइस आपकी कम गई, तो आपको जो उनको दिया जाने वाला डिविडेंड है वो डिविडेंड उस शेयर प्राइस को कंपनसेट कर देगा। तो देखिए, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज काफी सारी है, कोल इंडिया, सेल, और भी कई सारी गवर्नमेंट कंपनीज जो रेगुलर बेसिस पे अच्छा डिविडेंड देती है, तो आप बिगनिंग में उन कंपनीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बिगनिंग में स्मॉल चिप्स, स्मॉल फंड कंपनीज को सिलेक्ट मत करिएगा, वो आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। देखिए, जब भी आप किसी शेयर प्राइस को खरीदे तो मेरी सबसे बड़ी रिकमेंडेशन तो आपको यही रहेगी कि आप सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करें। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आपको क्या करना है, मेन चीजें बता दूं, जो कि आप एक आम इन्वेस्टर भी, एक छोटा सा इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिसको मान लो 2-4 शेयर भी खरीदना है, वो कर सकते हैं। एटलीस्ट आप ये तो सकते हैं कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, नेट पे सब अवेलेबल है गूगल पे, कंपनी की मैनेजमेंट कौन है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी की सेल्स पिछले साल कैसी रही है, कंपनी की सेल्स पिछले 4 से 5 साल के अंदर अप भी हो रही है, डाउन जा रही है, प्रॉफिट की पोजीशन इस समय क्या चल रही है कंपनी की। एटलीस्ट ये चीज आप देख सकते हैं, कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी के रिजर्व्स, ये सब चीजें आपको गूगल पे, मनी कंट्रोल के ऐप पे, ईटी ऐप पे सब जगह अवेलेबल है, एंड आप इसको इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं। और आपको सबसे पहले बात ये देखनी है कि ये आपका पैसा हार्ड एंड मनी है, इसको ऐसे ही इन्वेस्ट मत करना। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप बिना नॉलेज करते तो क्या रिजल्ट आ सकता है। रुचि सोया, बाबा रामदेव की कंपनी ने जैसे ही रुचि सोया का एक्वायर किया, एक रुचि सोया का प्राइस ठह करके बहुत ऊपर चढ़ा, बहुत ऊपर चढ़ा, एकदम 1500 के करीब का आया था शेयर प्राइस, जबकि उसका शेयर की प्राइस 30-40 रुपए का था जब एक्वायर नहीं किया था बाबा रामदेव ने। अब देखो, जब जैसे एक्वायर करा तो जो हमारे बड़े टेक्निकल प्लेयर्स है, अभी देखो हम तो खाली रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर जो कि 1-2 शेयर खरीदते हैं, 10-12 शेयर खरीदते हैं, 50 शेयर खरीदते हैं, कहीं बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज, म्यूचुअल फंड हाउसेज, एलआईसी जैसे बिग इंस्टीट्यूशंस, वो करोड़ों की डीलिंग करते हैं, कहीं लाख करोड़ की डीलिंग करते हैं। तो उन्होंने उसी समय जैसे ही डील हुई बाबा रामदेव और रुचि सोया के एक्विजिशन की, उन्होंने उसी टाइम रुचि सोया के शेयर्स को खरीदना शुरू कर दिया था। क्योंकि हम तो जिस इन्फॉर्मेशन को जब हम पा लेते हैं, स्टॉक मार्केट में कोई इन्फॉर्मेशन हमें आज मिली है, तो ये मान के चलना वो इन्फॉर्मेशन कम से कम 4 से 5 दिन पहले ही उन बिग प्लेयर्स को मिल चुकी होगी। और उन्होंने जो प्राइस जो अभी अप या डाउन चल रहा है, जो प्राइस की मूवमेंट चल रही है, उसमें उन्होंने भरपूर लाभ उठा भी लिया होगा।
क्या हुआ, रुचि सोया का शेयर प्राइस ठहठा करके ऊपर उठा, काफी ऊपर उठा, और उस समय काफी रिटेल इंडिविजुअल्स ने उसके अंदर एंट्री ली थी, मुझे मालूम है काफी रिटेल इंडिविजुअल्स ने उसकी एंट्री ली थी, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम था ही नहीं। रुचि सोया में बेसिकली क्यों उसका शेयर प्राइस उठा था, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम था ही नहीं और उसकी डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा हो गई थी, इस वजह से वो शेयर उठा था। लेकिन जैसे ही एक प्राइस सर्टेन लेवल पे आया, उन इंस्टीट्यूशन ने उन शेयर को निकालना शुरू कर दिया। जैसे निकालना शुरू कर दिया, डिमांड साइड कम होने लगी, सप्लाई साइड ज्यादा बढ़ने लगी, और उसी वजह से रिलायंस जो ये रुचि सोया का शेयर था वो वापस से गिरा और अच्छा गिरा था, और जिसमें काफी रिटेल इंडिविजुअल्स को लॉस हुआ था। और दूसरी गलती जो कि बिगिनर्स करते हैं, शुरुआती लॉसेस होने के बाद ही मार्केट से एग्जिट ले लेना और मार्केट को एक गैम्बलिंग की तरह समझ लेना। देखो दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती जो एक बिगिनर करता है। देखो, शुरुआत में स्टॉक मार्केट में लॉस होना आम बात है, कोई मुझे भी लॉस हुआ है और भी कईयों को हुआ होगा। शुरू में ही प्रॉफिट बन जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उस समय आप स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, आपके लिए कंपनियां नहीं है, स्टॉक नहीं है, आपको ये नहीं पता स्टॉक को पिक कैसे करना है। तो शुरुआत में लॉसेस होने आम बात है, बिल्कुल आम बात है, कोई घबराने की बात नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है, एनालिसिस करनी है। आप देखिए, जो लॉस आप इनकर करते हैं उसी से आप बढ़िया अच्छे इन्वेस्टर बन के जाते हैं, क्योंकि जो आपने पास्ट में गलती करी आप उन गलतियों को से सीखते हैं, उनको जब अगली बार आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको कंसीडर करते हैं, और इसी से ही आप वेल्थ क्रिएट करने लगते हैं। स्टॉक मार्केट में आप कोई स्टॉक या कोई कमोडिटी नहीं खरीदना, आप स्टॉक मार्केट के थ्रू उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस के भागीदार बन रहे हैं, और बिजनेस को परफॉर्म करने में, ग्रोथ लेने में कुछ टाइम लगता है, 1-2 दिन के अंदर ग्रोथ नहीं आती। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस हमेशा कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती है, कंपनी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही चलती है। एक से एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल अभी मेरे दिमाग में आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मोटा भाई की मुकेश अंबानी जी की कंपनी, और रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल धीरूभाई अंबानी जी की कंपनी। जब बंटवारा हुआ था, जब इन्होंने धीरूभाई अंबानी से, इन दोनों भाइयों के बीच में प्रॉपर्टीज बटी थी, कंपनीज बटी थी, जब दोनों की वेल्थ लगभग बराबर थी, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि अनिल अंबानी की वेल्थ थोड़ी सी ज्यादा थी मुकेश अंबानी से। लेकिन आज की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो जो अनिल अंबानी है वो बैंकरप्ट है, और दूसरी तरफ मुकेश अंबानी एशिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है। फर्क देख रहे हो, वो बैंकरप्ट भी हो चुका है और एशिया का, क्योंकि देखिए कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस को फॉलो करेगी। रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना जो प्रोडक्ट था उसको डाइवर्सिफाई किया, अलग अलग ऑपरेशंस में गए, जियो में जैसे लॉन्च किया, इनमें काफ़ी सारे में इन्होंने बिजनेस में एक्विजिशंस भी किए, मर्जर्स किए, और काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट लाई, जिससे कि उनका बिजनेस ऑपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है। और जबकि दूसरी तरफ रिलायंस कम्युनिकेशन के पास ना सब्सक्राइबर्स थे, ना उनकी बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छी चल रही थी, वो अपने फाइनेंशियल डेट को भी नहीं चुका पा रहे थे, जिस वजह से कंपनी के लिए लगातार प्रॉब्लम बढ़ रही थी। तो जैसे ही लगातार कंपनी के लिए प्रॉब्लम बढ़ रही थी, उसी तरह से शेयर प्राइस भी नीचे गिरती जा रही थी, और आज शेयर प्राइस उनकी कहाँ है आप जानते ही हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पहले बता रहा हूं, ये वीडियो का पार्ट 1 है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 1 है, अभी दूसरा पार्ट भी आएगा, उसके अंदर और भी अच्छे अच्छे जो कॉमन मिस्टेक्स आप करते हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें। अगर आपने भी स्टॉक मार्केट में कोई गलती की है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको एडवाइस करूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर वैसे ही अवेलेबल है। अपने हर दोस्त का शेयर करें जो कि नया बिगिनिंग करना चाहता है स्टॉक मार्केट में, उस तक ये जरूर पहुंचाए ताकि वो इन गलतियों से बच सके। थैंक यू।